ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 7 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 7 को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस 2025 फुल लेंथ टेस्ट नंबर यह 7 है। और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन कम दिनों में अगर आप बिहार पुलिस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 के लिए इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट सेशन अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 7 है, यानी कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। फ्रेंड्स, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मराठा प्रशासन में। ठीक है ना, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और देखिए अष्टप्रधान में पेशवा का पद, आपको ध्यान रखना है, अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक होता था। ठीक है ना, बात यहाँ पर शिवाजी की आई हुई है तो आपको ध्यान रखना है शिवाजी ने 2 कर लगाया था। एक था आपका चौथ कर, कौन सा, एक चौथ कर था, और एक था आपका सरदेशमुखी कर। ठीक है ना, एक था आपका सरदेशमुखी कर। दोनों कर याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि चौथ कर और सरदेशमुखी कर किसने लगाया था तो आपको याद रखना है शिवाजी ने। ठीक है ना, और शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को कितनी बार लूटा था, तो 2 बार लूटा था। प्रश्न अगर पूछा जाए कि शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को कितनी बार लूटा था, तो 2 बार लूटा था। कब लूटा था, तो एक 1664 ईस्वी में, एक 1664 में और दूसरी बार 1670 में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो अष्टप्रधान हो गया। एक पूछा जाता है अष्टदिग्गज, ये भी आप याद रखिएगा। एक क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है अष्टदिग्गज। ठीक है ना, तो ये अष्टदिग्गज क्या था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में, किसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8, ठीक है ना, तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे और इन्हीं को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो अष्टदिग्गज संबंधित किससे था, तो कृष्णदेव राय से। ठीक है ना, और देखिए कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो कृष्णदेव राय तुलुब वंश के थे। ठीक है ना, तुलुब वंश के। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अष्टदिग्गज संबंधित था और वंश का नाम दे देगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है तुलुब वंश से, और ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, बताइए, आंसर कमेंट करिएगा। देखिए, जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया ये पूछा गया किसके साथ किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया था किसके साथ, जमींदारों के साथ। ठीक है ना। अच्छा, 1793 में, याद रखिएगा 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय
गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। तो ये भी आप पॉइंट साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमने ज्ञान बिंदु, बिहार पुलिस, फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 6 तक को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ देखिए, वर्ष 2010 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार पुलिस में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैंने कवर कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या चैनल पर चले जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था यह आपका 1820 में हुआ था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। ये बड़ा पूछा जाता है संथाल विद्रोह, तो याद रखना आपको, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, मुंडा विद्रोह पूछेगा, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899-1900, याद रखिएगा मुंडा विद्रोह, ठीक है ना। देखिए, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रगणी दूत थे। कौन थे? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नेता राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक और इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है। और राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आपको पता है कि इन्हीं की जो है सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, ठीक है। चलिए, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना भी किया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर बताइएगा। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है इनके द्वारा किए गए धार्मिक सुधारों के कारण, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यूरोप में मार्टिन लूथर की तरह ही धर्म और समाज सुधार के लिए भारत में काम किया था। और आपको याद होगा कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? तो 1875 में, ठीक है ना। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और इनकी एक पुस्तक भी है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों और उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों का नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न को जब भी पढ़िएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए, मौलाना आज़ाद यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये अल हिलाल इनकी रचना है, यानी कि इनका जो समाचार पत्र है, ठीक है ना। अल हिलाल और अल बलग दोनों याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि अल बलग किनका संपादन किसने किया था शुरुआत, तो मौलाना आज़ाद जी ने, ठीक है ना। तो ये सही दिया गया। लोकमान्य तिलक, केसरी और मराठा, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, ये भी सही है। महात्मा गांधी, द पॉइनर, गलत दिया गया। द पॉइनर, ठीक है ना, याद रखना है। द पॉइनर जो है समाचार पत्र की स्थापना किया था जॉर्ज एलन ने। किसने किया था? जॉर्ज एलन ने किया था। यहाँ मैं लिखता हूँ, जॉर्ज एलन ने किया था, ठीक है ना। तो ये गलत दिया गया। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? एनफील्ड राइफल को, ठीक है ना, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल को जो है, याद रखना है, दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में जो है इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। और अंग्रेज़ों ने न्यू एनफील्ड राइफल को ब्राउन बेस राइफल की जगह जो है चुना था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो पूछा गया है सुमेलित करना है, और आगे कूट दिया गया है, कूट में से यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है। देखिएगा, 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र। तो देखिए, बख्त खान ने जो है कहाँ से किया था? तो इन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ पर हो जाएंगे? तो मौलवी अहमदुल्ला जो हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे अवध से। कुंवर सिंह जो है आपके आरा से, और नाना साहब कानपुर से, ठीक है। यानी कि 4-1, उसके बाद 3 और 2, 4-1-3-2। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 4-1-3-2 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था।
तो आपको भलीभांति पता होगा कि 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता मात्र एक बार महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है ना। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जानते हैं, 1912 में बिहार के संदर्भ में बात करते हैं तो बांकीपुर में पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में। ठीक है ना। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये किया गया था कब? 1905 में। याद रखना है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। और ये आपका हुआ था कब? तो 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा किया गया था। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था बताइए? 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है ना। अच्छा, 7 अगस्त 1905 को जो है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने का घोषणा किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कब जो है स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है ना। और इसकी घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। लूसेंट में आपको 20 जुलाई मिलेगा। चलिए, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेख में अशोक किस नाम से जाने जाता है? अच्छा, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सम्राट अशोक जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? ठीक है ना, किस डायनेस्टी से संबंधित थे? जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक जो थे ना, ये आपके प्रियदर्शी के नाम से, ठीक है ना, प्रियदर्शी के नाम से जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, ये कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और यह शिलालेख जो है खारवेल के शासनकाल, सैन्य अभियान और उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन देता है। तो कलिंग नरेश खारवेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित कौन है? तो कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है मिलान? बताइए, गलत मिलान कौन सा है? तो मृक्ष कटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है, सही है। रघुवंशम कालिदास की है। बुद्धचरित अश्वघोष की है। कादम्बरी जो है ना ये हर्षवर्धन की नहीं है। कादम्बरी जो है ये वान भट्ट की रचना है। ठीक है ना, वान भट्ट की रचना है। ठीक है, आपको याद रखना। तो ये गलत दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन किस स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, 3 नगर के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहां से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, आपको याद रखना है। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है, मतलब गलत इसमें से कौन सा मिलान है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये वाला आपका सही मिलान नहीं है, बाकी ये सब सही मिलान है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, आपको याद होगा ऋग्वेद में। ठीक है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है ना, तीसरे मंडल में है ये। और इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है 18 नंबर कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन था। अच्छा, वर्धमान महावीर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जैन धर्म के ये आखिरी तीर्थंकर थे। जैन धर्म के ये आखिरी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना। कौन? तो महावीर, आपको याद होगा। क्लियर ना। और देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में बात करते हैं तो महावीर के अनुयायी जो थे ये मूलतः निग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निग्रंथ। याद रखना, यहाँ मैं लिखता हूँ, क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे इनके अनुयायी, निग्रंथ। ठीक है ना। और देखिएगा महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, उनका नाम था क्या? उनका नाम था फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जमाली दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी? तो थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जान लीजिए। देखिए, गौतम बुद्ध जो है ना ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, हिंदी में एशिया का ज्योतिपुंज कहेंगे और अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया कहेंगे। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है। और देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम सुदोधन था।
क्या था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम था सुदोधन। यहाँ मैं लिखता हूँ, इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। ये किस वंश से थे इनके पिता? तो इनके पिता शाक्य गण के थे, शाक्य, ठीक है ना, यहाँ में शाक्य वंश के थे इनके पिता। और इनकी माता का नाम माया देवी था। इनका माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम माया देवी था। और माया देवी जो थी ना, ये कोलीय वंश की थी। तो वहीं पूछा गया इनकी माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश। पिता पूछेगा तो शाक्य वंश, पिता पूछता तो शाक्य वंश। चलिए उसके बाद देखिएगा, महाजनपद है और उनकी राजधानी है। यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए एक एक करके मिलान करिए और आंसर आप लोग बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, अच्छा 16 महाजनपद थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। और इनमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद हुआ करता था। मत्स्य की राजधानी जो है ये विराटनगर है, ठीक है, यानी कि 3 हो गया। कुरु की राजधानी जो है ये मथुरा थी। सूर्यसेन की राजधानी जो थी ये पोतन थी, सूर्यसेन की राजधानी जो थी ये आपका, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से मिलान करते हैं। मत्स्य की राजधानी जो थी यह आपका विराटनगर थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अस्मक की राजधानी पोटली थी। ये सही मिलान हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला का 3, दूसरा का 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है, ठीक है ना। और तीसरा का 1, और यहाँ पर देखिए ये वाला मिलान सही, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है बिहार का? शिवहर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, शिवहर का। सबसे कम कैमूर का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का? पटना का, ठीक है ना। चलिए, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात कहाँ का है बिहार में? तो गोपालगंज का। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका पारित कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 2016 में जो है इसको लागू किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2016 में पूरे बिहार में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो फ्रेंड्स ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, आपको पता होगा। जयप्रकाश नारायण, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहाँ से ये दिवाली की रात में कूद करके भागे थे, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण को जो है आपको याद होगा 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए, सोच समझ करके इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, बिहार के टोटल 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। ये जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी है, पूर्णिया नहीं साझा करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए 1912 में ये हुआ था और ये बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, जो कि बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। और 1922 में जो है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था गया में। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण किया था? उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि जो है पूछा गया है कि किसने धारण किया था। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया था आपका धर्मपाल ने, ठीक है ना। पाल वंश का शासक था धर्मपाल और इसी ने जो है उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण किया था और इसी ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए बौद्ध संगति दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगति ये राजगीर में हुआ था, बिल्कुल सही है, राजगीर में। प्रथम जैन जो है यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम जैन संगति ये कहाँ पर हुआ था? प्रथम जैन संगति, फटाफट बताइए। तो प्रथम जैन संगति पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये आपका हुआ था पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, ठीक है ना। तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति, ठीक है ना। अच्छा दूसरा जैन संगति हुआ था वल्लभी में, गुजरात में, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव नहीं होगा, ठीक है ना। ये नान्यदेव थे, कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव।
कौन थे? नान्यदेव थे। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है। तो अभी रिसेंटली बात करें तो ये 90% के आसपास हो गया है। ठीक है ना। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? द बिहार हेराल्ड का, तो फ्रेंड्स ये किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है ना, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, बीपीएससी में ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है। अच्छा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, ये सब कहा जाता है शुक्र को। ठीक है ना। और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है? जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमान अंतर सबसे कम होता है वो इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती है, जिसके कारण तापमान लगभग एक समान रहता है। इसीलिए यहाँ पर वार्षिक तापमान अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? सीधे सीधे पूछा गया क्रोड जो है किससे बना हुआ है, बताइए। तो क्रोड जो है ये लोहा यानी कि आयरन और निकिल से बना होता है। तो यहाँ पर लौह दिया गया है, लौह ज़्यादा सुटेबल आंसर है। चलिए देखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यानी कि पृथ्वी जो है ना, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। और आमतौर पर पूर्णिमा के दिन होता है ऐसा। और अगर सूर्य ग्रहण पूछेगा तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? कोयला और पेट्रोलियम जो है ये पाया जाता है अवसादी चट्टान में। ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से, तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वालामुखी की बात करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। ठीक है ना, सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है, जो कि कुल गैस उत्सर्जन का 60% से अधिक होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, ये सब निकलते हैं। सबसे यहाँ पर जो है अधिक पूछा गया जलवाष्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो आपने पढ़ा होगा सबसे अधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। ठीक है ना, राज्य में। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा है, बट राज्यों में अगर पूछा जाएगा तो गुजरात का। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत की सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछा गया, भारत में सबसे पुरानी, तो ये आपको पता है सबसे पुरानी जो है ये आपका अरावली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, यूनेस्को की स्थापना अगर पूछा जाएगा कब हुआ था तो 1945 में हुआ था, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के पेरिस शहर में है। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? 10वां सदस्य देश ब्रिक्स का कौन बना है, बताइए? 10वां मेंबर, तो ये बना है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिक्स की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं, भारतीय मूल के। देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को, तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान के द्वारा सर्वसम्मति से इसको जो है पारित कर दिया गया था। और इस प्रस्ताव में संविधान के मूल सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित किया गया था, और जो कि बाद में संविधान की प्रस्तावना बना था। तो ध्यान रखना, आपको कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, मिलान करना है भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया है। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक याद होगा आपको, आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर अमेरिका है। समवर्ती सूची जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नीति है, ये कनाडा से लिया गया था। ये सब आप मिला लीजिएगा,
ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर से मिलान करना है। देखिए एक तरफ भाग दिया गया है और वो किससे संबंधित है। संविधान का भाग 9 जो है ना, आपको पता है ये पंचायत से संबंधित है, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। संविधान का भाग 8 जो है ये किससे संबंधित है, तो भाग 8 जो है ना ये आपके संघ शासित क्षेत्र से संबंधित है, तो 1 हो जाएगा। संविधान का भाग 4A तो आपको पता है मूल कर्तव्य है इसमें, तो 4 हो जाएगा। और संविधान का भाग 9 में नगर पालिका है, तो ये 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 15 में आपको याद है ना कि भारतीय संविधान में जो है यह एक मौलिक अधिकार है और धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो है यह आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो देखिए आर्टिकल 148, ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 148 के तहत होती है, ठीक है, CAG की नियुक्ति। और देखिएगा 149 जो है ना ये इसके कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारित करता है। अगर पूछेगा कि CAG के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित किया गया किस आर्टिकल में, तो 149 में, और इसकी नियुक्ति है अनुच्छेद 148 में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, आपको याद होगा। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और ये राज्यसभा को 14 दिन के भीतर लौटाना चाहिए, अन्यथा ये स्वतः पारित माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 50 नंबर प्रश्न, कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो जो गणपूर्ति कोरम होता है ये आपका 1/10 होता है, ठीक है। WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का जो चैंपियनशिप हुआ था वो 2025 में कौन बना है इसका, तो दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, आपको अभी रिसेंटली याद होगा, ठीक है ना। चलिए भारत का चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके कितना तक सीमित कर दिया है। तो ये कर दिया है आपका कितना, 1200, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है। एक देश एक धड़कन अभियान, तो फ्रेंड्स ये जो शुरू किया गया है ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। देखिएगा पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला। तो फ्रेंड्स ये बन गया आपका कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए समुद्रयान को जो है ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में, ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 2026 में ये लॉन्च होने वाला है। और इसके तहत मत्स्य, यहाँ में लिखते हैं MATSYA, मत्स्य 6000 1230, ठीक है ना, मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 20 मई 2025 को PM मोदी 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, पहला भिखारी मुक्त शहर। तो फ्रेंड्स ये किया गया है किसको, मध्य प्रदेश के इंदौर को, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर को। और यह उपलब्धि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के तहत हासिल किया गया है। किस मंत्रालय के, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है ना, इसी की एक भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल है, इसी के तहत यह उपलब्धि हासिल किया है इंदौर ने।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का स्थान जो है इसमें 151 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर नॉर्वे है इसमें। चलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है भारतीय सेना ने? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, यह ऑपरेशन केलर शुरू किया गया है, ठीक है ना, ऑपरेशन केलर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 तो फ्रेंड्स ये कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है थांगजिन पहाड़ियाँ। तो देखिए थांगजिन पहाड़ियाँ जो है ना ये मणिपुर राज्य में है, ठीक है ना। और एक पहाड़ी में और आपको बताता हूँ बामुनी पहाड़ी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बामुनी पहाड़ी किस राज्य में फैली है तो बामुनी जो है ये फैला हुआ असम में। तो दोनों आप याद रखिएगा, बामुनी असम में और थांगजिंग मणिपुर में। पाताल शब्द का उचित विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, पाताल का विलोम शब्द बताना है तो पाताल का विलोम उचित आकाश हो जाएगा। सुंदर शब्द का सही विपर्यार्थक शब्द। अब देखिए यहाँ पर बदसूरत भी होगा और असुंदर भी हो जाता है। कहीं कहीं बदसूरत भी दिखा गया है, कहीं कहीं असुंदर भी दिया गया है। विपर्यार्थक शब्द उल्टा शब्द, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करिएगा निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितना है? 7 है। आपको याद होगा कौन कौन से? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत धारा यहाँ पर दिया गया है जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अच्छा सदिश राशि पूछा गया है तो सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। विस्थापन, वेग, संवेग, ये सब आपके त्वरण। तो यहाँ पर देखिए वेग दिया गया है, सॉरी यहाँ पर न दिया गया है विस्थापन, ये वाला ऑप्शन होगा विस्थापन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जाना जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम तो फ्रेंड्स इसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ये प्रश्न पूछा जाता है कब अधिक मालूम पड़ता है और कब कम मालूम पड़ता है। तो देखिए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति अपना भार तब अधिक मालूम पड़ता है उसको जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जा रही हो, ऑप्शन ए, ठीक है ना। और उसका भार जो है अगर हम बात करते हैं तो घटा हुआ कब महसूस होता है, ठीक है ना। तो इसके विपरीत जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से आती है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो एक तो आपका पलायन वेग है और एक आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि चंद्रमा का पलायन वेग चंद्रमा पर गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल्य से कम होता है, ठीक है ना, इसीलिए होता है ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो जैसे जैसे जो है ना आपको याद होगा हवाई जहाज ऊपर उठता है वायुमंडलीय दाब कम होता है और यह दाब अंतर पेन के अंदर की स्याही को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का मुख्य कारण वायुमंडलीय दाब में कमी है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, कौन सा सही? देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत सही दिया गया है, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका गलत दिया गया है, तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का पीएच मान क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बता दीजिए। तो देखिए ये क्षार करता है। यदि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह विलियन क्षारीय है, यानी कि उसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 से अधिक एक ही दिया गया 8.5। चलिए उसके बाद देखिएगा 73 नंबर मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए एक एक करके सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वॉशिंग सोडा का यहाँ पर नाम क्या हैगा? तो वॉशिंग सोडा का आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट और हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना। तो एक बार मिलाइएगा 4
1, 2 और 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं बी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर देखिए पोटेशियम हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो हीरा है कार्बन का अपरूप, ग्रेफाइट है, फुलेरिन्स है, ये आपका ऑक्सो कार्बन्स नहीं है। कौन सी गैस नोबल गैस है? नोबल गैस इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हीलियम, नियोन, जेनन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है ना, ये सब जो आवर्त सारणी के समूह 18 के जो गैस हैं ये आपके निष्क्रिय गैस हैं, इन्हीं को नोबल गैस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हीलियम दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में बिल्कुल, ठीक है ना। माल्टोज माल्ट, एसेटिक एसिड दही, ये गलत दिया। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में, एसेटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो ये वाला सही नहीं है। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी चीनी है? सबसे मीठी चीनी इसमें से कौन सी है? तो ये फ्रुक्टोज है, ठीक है ना, फ्रुक्टोज हो जाएगा। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए जीवाणु की खोज किसने किया था? अच्छा, जीवाणु की खोज और विषाणु की खोज दोनों का नाम याद रखना है। विषाणु, देखिए जीवाणु का खोज किया था किसने? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, सिर्फ लीवेनहॉक याद रखिएगा आप, ठीक है ना। और विषाणु का खोज पूछेगा तो दमित्री इवानोस्की ने, इवानोस्की सिर्फ आप याद रख सकते हैं, कौन? इवानोस्की ने किया था, इवानोस्की ने किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए ईस्ट और मशरूम ये क्या है? तो ये फंगी हैं। ईस्ट और मशरूम क्या है? ये फंगस हैं, फंफूद हैं। लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु कौन सा है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु ये केचुआ है। और केचुआ जो है ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत केचुआ आता है। देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है इसमें से? तो आप देखेंगे इसमें से कीट जो है ये मकड़ी कीट नहीं है। कि कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो मैंने बताया था कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है ना। आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। चलिए देखिएगा कि बांस क्या है? तो बांस जो है एक तरह का क्या है? घास है। क्या है फ्रेंड्स? बांस जो है एक घास है, ठीक है। चलिए सूची दिया गया, मिलान करना है। तो फल आपका किससे हो जाएगा? किससे? फल हो जाएगा अंडाशय से, बीज हो जाएगा बीजांड से, मंड स्टार्च जो है ये किससे हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए आपका पहला का क्या है? पहला का 4, दूसरा का 1। देखिए तो पहले कहाँ दिया गया? पहला का 4, दूसरा का 1, ये वाला। और आपका कास्ट हो जाएगा यहाँ पर तना, और मंड हो जाएगा आपका पत्ती, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये हुआ था 1951 से 56, ठीक है ना। और तीसरा पूछा गया है तो पहला 51 से 56, दूसरा 56 से लेकर के 61, और तीसरा 61 से 66, ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर के 74, ठीक है। और छठी हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ठीक है ना। भारत में देखिएगा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1867-68 में उन्होंने यह अनुमान लगाया था। और उस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का जो है अनुमान लगाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो उच्चतम बैंक RBI है ना। चलिए उसके बाद देखिए वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है। तो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसको कहा जाता है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर उधार देते हैं उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है ना। और वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है वो रेपो दर कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 91 से लेकर के फ्रेंड्स 100 तक में मैथ के प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा PDF भी दूंगा, सब कुछ उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए 100 तक में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ के प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो आप इन 90 प्रश्नों में अपना स्कोर बताइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए।